हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लास में। मैं प्रहलाद सिंह और आज की हमारी जो क्लास है वो आप जानते हैं कि पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था राजस्थान के उद्योग और उसमें जो स्थिति को हम एनालिसिस कर रहे थे, आज हम उससे आगे की चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। ओके, तो सब लोग जुड़े रहिए अपनी इस ऑनलाइन क्लास से। और अब हम बताते हैं आपके लिए कि पिछली क्लास का एक रिविज़न बता देता हूँ आपके लिए, जिससे कि हमारे नव जो स्टूडेंट हैं वो इस क्लास से जुड़े तो उन्हें पता रहे कि इससे पहले क्या करा दिया मैंने। इससे पहले मैंने आपको बताया स्थिति के बारे में, राजस्थान के बारे में, और मैंने इस बात पे चर्चा की कि हमारे राजस्थान की प्रेजेंट में औद्योगिक क्षेत्र में क्या स्थिति है। और उस औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति के बारे में मैंने आपको ये बताया कि राज्य के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में विकास करने के लिए विकास की स्थिति क्या थी और सरकार ने उसमें प्रयास क्या किए, है ना। इसमें सूचकांकों के बारे में मैंने आपको एनालिसिस किया, औद्योगिक केंद्रों के बारे में मैंने आपको एनालिसिस किया, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि कई सारी योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए राज्य से निर्यात के स्तर को भी मैंने एनालिसिस किया, है ना। कौन कौन सी वस्तु हैं, टॉप 5 गुड्स के बारे में मैंने आपको एनालिसिस करके बताया। अब इसमें एक दो चीज़ और है, उन चीज़ों को एनालिसिस करेंगे और फिर हम एनालिसिस करेंगे राजस्थान में उद्योगों के प्रकार पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको जो समझा रहा था उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, मैंने बताया था कि मैं इसको आपको समझाऊंगा, और वो चीज़ क्या थी सॉरी, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद। निर्यात प्रोत्साहन परिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये, REPC। अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो बहुत इजीली आप इस बात को बताएंगे कि इस परिषद का जो गठन किया गया वो आप बता देंगे। टू 2019 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे ये कैसी है, एक गैर सरकारी कंपनी है। क्या है ये बताऊं, एक गैर सरकारी कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के रूप में है। नेक्स्ट पॉइंट, जो राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद है इसका उद्देश्य क्या है वो भी आप बता देंगे। राज्य में निर्यात को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन प्रदान करना, ये मुख्य है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत एक है आपका मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री वाणिज्य वाहन, मुख्यमंत्री वाणिज्य वाहन प्रोत्साहन यानी स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। अभी सीईटी का एग्जाम हुआ था तब उसमें से 10+2 वाला, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और जरूरी नहीं कि उसमें पूछा गया था, आगे नहीं, विभिन्न एग्जाम होते हैं, आपको पता पूरा कैलेंडर जारी है आपका, तो आगे आने वाली परीक्षा में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री वाणिज्य वाहन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, 11 अक्टूबर 2022 में इसको शुरू किया गया। इसमें जो प्रावधान किया गया वो क्या है, इसमें दो तीन बातों को ध्यान रखना है। इसमें लाभार्थी कहने, लाभार्थी जो है जो इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा उसकी आयु सीमा कितनी है।
सेकंड पॉइंट, उसे लाभ क्या मिलेगा? लाभ मिलने का मतलब होता है कि जो वाहन है उसकी ऑन रोड कीमत का 10%, कितना? 10%, अथवा 60,000 रुपये जो भी कम होगा वो अनुदान के रूप में देय होगा, राइट। और वाहन कौन सा पात्र होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वाहन ऑन रोड कीमत का 15 लाख रुपए तक का वाहन इसमें क्या होगा? पात्र होगा, कि उससे इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप। दो तीन बातें समझ में आई, नोट कीजिए। पहला, सबसे पहले तो आपको बताना है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई? 2022। सेकंड पॉइंट में आप ये समझाएंगे कि इसमें आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु क्या होगी? आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु सीमा, आयु सीमा लिमिट जो है वो कितनी होगी? तो बता देंगे, 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वर्ग का आवेदन करता होगा। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट बता दीजिए, इसमें प्रावधान क्या है? प्रावधान की अगर हम चर्चा करते हैं तो आप यहां पर ये बता देंगे, इसके अंतर्गत प्रावधान जो है वो क्या है? वाहन जो है आपका, वाहन की ऑन रोड, वाहन की जो ऑन रोड कीमत है कीमत का 10% अथवा 60,000 रुपये, 60,000 रुपये जो भी इन दोनों में से कम हो, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में देय होगा। इज दैट क्लियर? नोट कीजिए इस पॉइंट को। अब इसमें आपको यह भी बताना है कि वाहन की ऑन रोड कीमत का 10%, तो वाहन की कीमत तो बहुत होती है ना? वाहन की कीमत अगर देखा जाए तो उसकी कीमत लाखों में भी होती है, करोड़ों में भी होती है। तो कितनी कीमत का वाहन इसका पात्रता के अंतर्गत आएगा? तो इसमें क्या बताया गया है ये बता देंगे। वाहन पात्रता, अगर हम वाहन पात्रता की बात करते हैं तो यहां बता देंगे, ऑन रोड कीमत कितनी? 15 लाख रुपए तक का वाहन पात्र होगा। यानी 15 लाख रुपए तक का ऑन रोड कीमत वाला जो वाहन है, उस वाहन पर यह स्कीम क्या होगी? लागू की जाएगी। यानी कि 15 लाख रुपए तक, इससे कम का है तब भी चलेगा, 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर और नोट? तो मुख्यमंत्री वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना, नोट कीजिए इस पॉइंट को। नेक्स्ट, आगे समझिए, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आगे वाला क्या है वो समझिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी आदिवासी उद्यम उद्यम प्रोत्साहन योजना, नोट कर लेना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन आना ही आना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो यहां पर आप बता देंगे। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो बता देंगे,
2022। सेकंड पॉइंट, लाभार्थी कौन होगा इसके अंतर्गत? लाभार्थी की अगर बात करते हैं तो बता देंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, व्यक्ति जो होगा, पात्र होगा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है कि इसके अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया है? प्रावधान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्धता, ऋण उपलब्धता जिस पर ब्याज अनुदान की क्या कही है, बात कही गई है। तो अगर हम इस बात की बात करते हैं तो इस प्रावधान में आप बता देंगे, प्रावधान में आपको क्या बताना है, आपको यहां पर दो बातें बता दीजिए। ऋण राशि और उस पर दिया जाने वाला ब्याज अनुदान। ऋण राशि और उस पर दिया जाने वाला ब्याज अनुदान। तो बता देंगे ऋण राशि 3 भागों में है। न्यूनतम कितना बताओ, 25 लाख। और इस पर ब्याज अनुदान जो दिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा ब्याज अनुदान कितना होगा, 9%। मैंने आपको मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना भी बताई थी, उसमें ब्याज की जो राशि है वो सेम यही है, बट उसमें ब्याज अनुदान में अंतर है। वहां पर ब्याज अनुदान 25 लाख रुपए पर 8% था, लेकिन इस योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान 25 लाख पर कितना है, 9% है। हम बात करेंगे किस पर, के 5 करोड़। 5 करोड़ पर ब्याज अनुदान कितना होगा, 7%। और वहां कितना था बताओ, 6%। और यहां पर अधिकतम कितना है बताओ, 10 करोड़, जो सीमा वहां पर भी थी। और यहां पर आप बता देंगे कि ये कितने परसेंट रहेगा, 6%। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहां आप इस बात को और बता देंगे, इस योजना के अंतर्गत लास्ट में लिख देना, आप चाहो जहां भी आपको मन करे, यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं। इस योजना में योजना लागत, परियोजना लागत का 25% अथवा 25 लाख रुपए जो भी कम हो, दे होगा, अनुदान दे होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नीचे इसके बाद ऐड कर लेंगे। इसके नीचे स्पेस नहीं था, मैंने साइड में बता दिया आपके लिए। इज दैट क्लियर नोट? नोट कीजिए इसे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। डियर स्टूडेंट्स, अब आप मेरी एक बात समझिए। अब तक आपने राजस्थान के उद्योग में मेरी पिछली वीडियो में और यहां तक आपने क्या देखा? अगर आप मेरी इस चीज को देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोटेबल पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा पोर्शन मेरा अपडेटेड है आर्थिक समीक्षा 2023-2024 के अंतर्गत। आने वाले सत्र में भी ये चीजें एज इट इज रहेंगी, इसमें कुछ ऐड हो सकता है, वो डिपेंड करता है आगे वाली 2024-2025 की जो आर्थिक समीक्षा होगी उसके आधार पर। वहां भी हम अपडेट कराएंगे आप लोगों को, है ना। फिलहाल आप ये अपडेटेड चीज है, अब इसमें कुछ भी आपको ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ पॉइंट होता है, वो सबसे ज्यादा पूछे जाने की उसकी संभावना होती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसके बाद का पोर्शन जो है उसमें जो है चेंजेबल कम होता है। जहां जहां पर चेंजेबल होता है उसके फर्स्ट पॉइंट में मैं एनालिसिस करता हूं, हर क्लास में करता हूं, और आप देखेंगे इसी पॉइंट में से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। अब हम इससे आगे की चीजों को एनालिसिस करते हैं। अगर आगे की चीजों में देखा जाए तो अब हमें पढ़ना है कि राजस्थान में उद्योगों के प्रकार। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन राजस्थान। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए।
उद्योगों के प्रकार। अगर हम उद्योगों के प्रकार पर चर्चा करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, हम उद्योगों को 3 आधार पर क्या करते हैं बताओ। विभाजित करते हैं। पहला, पूंजी के आधार पर, पूंजी के आधार पर। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर। और तीसरा है तकनीकी के आधार पर। तकनीकी के आधार पर, यानी कि उद्योगों को हम बांटते हैं, विभाजित करते हैं, तो मेरे बच्चों वो कितने आधार पर बांटते हैं, 3 आधार पर। और किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है उसका कुछ ना कुछ बेस होता है ना। कोई ना कोई चीज हमारी पैरामीटर के रूप में काम करती है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, बोलो, डिवीजन करते हैं, उसका विभाजन करते हैं। तो हमारे उद्योगों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसके आधार कितने हैं, 3 हैं। पूंजी के आधार पर पैसा, ठीक है ना, कम ज्यादा कैसा होता है उसके आधार पर। दूसरा स्वामित्व, यानी उस पर अधिकार किसका है। और तीसरा तकनीकी, कौन सी टेक्नोलॉजी के आधार पर आप उसे क्या कर रहे हो, उत्पादन कार्य कर रहे हो उसमें, तो तकनीकी के आधार पर किया जाता है। तो यहां पर आप समझिए, अगर आपसे कहा जाए कि भाई तकनीकी उत्पादन के लिए, तो यहां पर बता देंगे कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित। दूसरा खनिज आधारित। तीसरा टेक्नोलॉजी, तकनीकी उद्योग। तकनीकी आधारित। कृषि आधारित हुआ, खनिज आधारित हुआ। इसका मतलब ये हो गया राज्य के अंतर्गत बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो निर्भर हैं किस पर बताओ, कृषि क्षेत्र पर। उदाहरण के तौर पर आगे मैं पढ़ाऊंगा भी, जैसे मान लीजिए सपोज करो चीनी उद्योग। अब चीनी बनानी है तो गन्ने का उत्पादन होना ही होना है। फैक्ट्री चाहे कितनी भी बड़ी लगा लो, लेकिन अगर फैक्ट्री को गन्ना नहीं मिलेगा तो शुगर प्रोडक्शन नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए कॉटन कहां से आएगा बताओ, एग्रीकल्चर सेक्टर से। इसका मतलब कि आपने जितना भी मिल स्थापित की है, जितनी फैक्ट्री आपने लगाई है, उसके लिए आधार का काम कौन कर रहा है, कृषि क्षेत्र कर रहा है। इसका मतलब तकनीकी क्या है उसकी, यानी कि उसका आधार क्या है बताइए, एग्रीकल्चर सेक्टर। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो खनिजों पर आधारित होते हैं, सीसा उद्योग, आप समझ रहे हैं। तो हम इन तकनीकी के आधार पर, यानी उत्पादन जो हो रहा है उसका बेस किस आधार पर हो रहा है, उसके आधार पर देखते हैं। तो उद्योग मुख्य रूप से कितने होते हैं बताओ, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और तकनीकी आधारित उद्योग। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम स्वामित्व की बात करते हैं तो स्वामित्व में पहला सरकारी, सरकारी उद्योग। दूसरा सरकारी उद्योग हो गया, एक हो गया निजी उद्योग। और तीसरा कौन सा हो गया बताओ, सहकारी, कोऑपरेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ाऊंगा आपके लिए, सहकारी उद्योग। अब मान लीजिए कोई उद्योग आपने लगाया, या तो उस पर अधिकार किसका होगा, सरकार का होगा, है ना। और अगर सरकार का नहीं है तो किसी निजी क्षेत्र का होगा। और अब इसमें तीनों दोनों के बीच में क्या होता है, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है मिलजुल करके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से क्या करना, उसमें क्या होता है, काम करता है, सब एक साथ मिलकर के काम करते हैं, एकता की भावना से काम करते हैं। कोऑपरेटिव जो सेक्टर होता है उसमें तो सहकारी मिल वगैरह होती है। तो सहकारिता कोऑपरेटिव हो गया, निजी क्षेत्र हो गया, सहकारी हो गया। 3 तरह के स्वामित्व होते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करें किसकी, कि पूंजी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, यही पढ़ना है आपको।
ये सारी चीजें आपको आगे आ जाएंगी, लेकिन शुरुआत हम इधर से करेंगे। तो जितने भी उद्योग होंगे, प्रमुख उद्योग को हम पढ़ाएंगे, उसमें सरकारी उद्योग कौन से हैं, निजी उद्योग कौन सा है, सहकारी उद्योग कौन सा है, कृषि आधारित कौन से हैं, खनिज आधारित कौन से हैं, वो डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। राइट। अब अगर बात करें पूंजी के आधार पर, पूंजी के आधार पर बात करेंगे जिनमें कम पूंजी लगती है, तो उसमें क्या है, लघु उद्योग। कौन हो गए बताओ, लघु उद्योग। और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ, बृहद उद्योग, बड़े उद्योग कहते हैं। और बहुत कम स्तर पर जिनका पूंजी का निवेश होता है, उनमें एक कौन सा हो जाएगा बताओ, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। और कुटीर उद्योग का ही एक स्वरूप होता है क्या, ग्राम उद्योग। ठीक है ना, माइनर डिफरेंस होता है। राइट। तो ये चीज हो गई। अब अगर आप देखेंगे तो उद्योगों के प्रकार को अगर देखा जाए तो पूंजी के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और आपका तकनीकी के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, तो वो आपने देख लिया यहां पर। अब हमें जो पढ़ना है वो इन सबको पढ़ना है। और सबको पढ़ने का मतलब, पहले तो हमें ये क्लियर हो जाए कि लघु उद्योग की श्रेणी में क्या होता है, क्या होता है लघु उद्योग, बृहद उद्योग किसे कहते हैं, कुटीर उद्योग किसे, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। फिर जब विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर चर्चा करेंगे तो वहां पर इन सबको भी पढ़ेंगे। राइट। तो इसका मतलब अब हमारी प्रथम प्राथमिकता कहां पर आ जाएगी, यहां पर। तो हेडिंग डालिए लघु उद्योग। तो लघु उद्योग के बारे में समझते हैं। अगर हम लघु उद्योग की बात करें, क्लियर है, तो लघु उद्योगों को हम जो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो किसके रूप में करते हैं मेरे बच्चों बताओ, उसे हम करते हैं एम एस एम ई। याद करो, मेरी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इसको मैं आगे आने वाली क्लास में एनालिसिस करूंगा। इज दैट क्लियर और नोट। अब वो समय आ गया है। अब जब समय आ गया है तो इसको समझने का प्रयास करो क्या होता है। पहले तो इसका पूरा नाम लिखो, पूरा नाम भी पूछा जाता है आपसे, तो नाम क्या है वो समझेंगे। मैं इनके वर्ड के आधार पर इनका नाम का एनालिसिस कर देता हूं। इसका नाम क्या है, पहला वाला, लास्ट वाले से लेके चलो, ई। इसे कहते हैं इंटरप्राइज। हिंदी में कैसे हैं इसे, उद्यम या उद्योग। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। ये वाली जो एम है इसका मतलब क्या होता है, मीडियम। मध्यम। इसका जो एस का पूरा नाम जो है वो क्या है, स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है लघु। और जो सबसे पहले वाली एम आई है, इस एम का पूरा नाम लिख दीजिए यहां पर, इसे कहते हैं माइक्रो, सूक्ष्म। इसका पूरा नाम आपके सामने आ गया। बताओ इसका पूरा नाम क्या हो गया मेरे बच्चों, बताओ। तो शुरुआत से पढ़ो। तो शुरुआत में ये वाली एम है तो इसे इधर से पढ़ना स्टार्ट करो। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, क्या नाम है इसका पूरा बताओ, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब आप इसके आगे लिख सकते हैं इस पॉइंट को। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसे एमएसएमई का पूरा नाम, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये चीज अब आपकी हमेशा के लिए तैयार हो गई। अब इसमें आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि एमएसएमई का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लघु उद्योगों की स्टडी जो करते हैं वो किसके रूप में करते हैं मेरे बच्चों बताओ, वो करते हैं एमएसएमई के रूप में करते हैं। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट आइए। अब जब बात एमएसएमई की हो ही गई है तो क्यों ना हम इसके बारे में कुछ और बता दें। आओ मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ और बताता हूं।
पहला पॉइंट, एमएसएमई के अंतर्गत आपने देखा कि भाई हमारा जो उद्योग होगा लघु उद्योग, तो उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा भाई, वर्गीकरण ही तो पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, एमएसएमई अधिनियम 2019 में लाया गया, जिसके तहत 1 जुलाई 2020 को इसके लघु उद्योगों की नवीन परिभाषा को परिभाषित किया गया। किसके आधार पर? निवेश और टर्नओवर के आधार पर। किसके आधार पर परिभाषित किया गया? निवेश एवं टर्नओवर के आधार पर। तो निवेश और टर्नओवर के आधार पर सूक्ष्म उद्योग कौन सा होगा, लघु उद्योग कौन सा होगा, मध्यम उद्योग कौन सा होगा, यह हमें पता होना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक है, तो समझो इस चीज को। तो नवीन परिभाषा में अब यहां पर समझेंगे कि एमएसएमई नवीन परिभाषा, इसकी नवीन परिभाषा कब? 2020 में दी गई। क्या है नवीन परिभाषा वो समझिए। निवेश एवं टर्नओवर के आधार पर इसको क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। तो किसके आधार पर? एमएसएमई को निवेश एवं टर्नओवर के आधार पर परिभाषित किया गया है। अब यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द टर्नओवर, है ना? मैं अभी बता दूंगा इसके लिए तो, लेकिन इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। आप रट्टा मारोगे, रट्टा मारने के लिए बड़ी समस्या आती है, तो ये बात पता होना चाहिए कि टर्नओवर का मतलब क्या होता है ना, और निवेश का मतलब क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए, सपोज करो ये कोई व्यक्ति है, राइट, ये कौन है? कोई व्यक्ति है, और इसका कोई भी नाम रख सकते हैं आप। सपोज करो इसका नाम क्या है? घनसू है। ये कौन है? हमारा घनसू है। अब इस घनसू ने क्या किया, बड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। हमारा जो घनसू है ना बेटा, इसने अपना बिजनेस व्यापार स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? इसने क्या किया कि एक फैक्ट्री लगाई। उस फैक्ट्री को लगाने में, उसको स्टैब्लिश करने में उसने क्या किया? 1 करोड़ रुपए का निवेश किया, है ना? जमीन ली, जमीन लेकर के पूरा फैक्ट्री बनाया, मशीन लगाया, सब कुछ लगाया बढ़िया तरीके से, है ना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ओके, अब क्या हुआ? इसने लिया, उत्पादन किया फैक्ट्री का। अब पता चला कि जब इससे उत्पादन शुरू हुआ, तो वो उत्पादन कर किसके लिए रहा है? किसके लिए कर रहा है? बेचने के लिए। बेचेगा क्यों बताओ? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अब क्या किया? 1 करोड़ रुपए का इसने पूरा इन्वेस्टमेंट करके जो उत्पादन किया, उसके बाद में सपोज करो कि पूरे साल में ये कितने की सेल करता है, बिक्री? सपोज करो वो कितने की है? 5 करोड़ की है टोटल बिक्री। कुल बिक्री कितनी हो रही है बताओ पूरे साल में? 5 करोड़ की। इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 करोड़ रुपए जो है, इसकी जो कुल बिक्री है, ये कुल बिक्री जो है आपकी टोटल बिक्री, क्या ये इसका लाभ है? कितना कमाता है ये? यानी कि इसने 1 करोड़ रुपए लगाया, तो 1 करोड़ रुपए का इसने क्या कर दिया बताओ? निवेश। और 1 करोड़ रुपए का निवेश करने के बाद में जब इसने उसे क्या किया? मार्केट में बेचना स्टार्ट किया, तो उसकी कुल बिक्री एक साल में कितने की हो रही है? 5 करोड़ रुपए की। तो 1 करोड़ का निवेश करने के बाद में 5 करोड़ की बिक्री कर रहा है, तो बताओ क्या ये 5 करोड़ जो है ये उसका लाभ है? तो कहेंगे ये लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इसने जब 5 करोड़ रुपए की किसी वस्तु को बना करके बेचा है, तो मेरे भाई उस वस्तु को बनाने के लिए, उस वस्तु को तैयार करने के लिए खर्चा भी तो किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? तो 5 करोड़ रुपए की जो वस्तु इसने बेची है बाजार में,
तो वो कीमत टोटल है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए, बेचने के लिए जो तैयार किया है उस पर उसने खर्चा तो किया है, वो खर्चा भी तो इसी में आएगा। इसका मतलब सपोज करो 5 करोड़ रुपए का इसने बेचा, और इसमें से उस वस्तु को बनाने में और उस उत्पादक तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने में सपोज करो कि 2 करोड़ रुपए का क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो लाभ क्या होगा कि जितना कुल बिक्री की है उसमें से जितना खर्चा हुआ इसे माइनस कर दो, जो बचेगा वो उसका क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब ये टोटल अमाउंट है, ये प्रॉफिट नहीं है। जो टोटल होता है इसे कहते हैं गल्ला। अरे भाई सीधी भाषा में बोलते हैं, देखो सेठ बनिया होता है ना, इसको भी मैं बता देता हूं। दुकानदार जो होता है, पता चला उसने किसी से 1 करोड़ रुपए का, 10 लाख रुपए का उसने क्या किया, सामान खरीदा, अपने गोदाम में भर लिया, दुकान लगा के बैठ गया। इस बात के लिए कि ग्राहक आएगा बेचूंगा। पता चला 10 लाख रुपए लगा करके अपनी दुकान पर बैठा हुआ है, और जब उससे खरीदार आने लगे तो सुबह मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक, दुकान बंद करने तक, ठीक है ना, पता चला कि उसकी 10,000 रुपए की बिक्री हो गई। तो एक दिन का गल्ला कितने का हो गया उसका, 10,000 रुपए का। तो ये 10,000 रुपए का टर्नओवर हो गया उसका एक दिन का। लेकिन ये 10,000 रुपए का टर्नओवर है, ये उसका लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु को वो बेच रहा है ना बेटा, वो वस्तु उसने उत्पादन नहीं किया, उसने खरीदा है। तो वस्तु को खरीदा भी है, उसको रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उस पर भी खर्चा किया है, और वो सारा खर्चा उसमें शामिल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया एक दिन का गल्ला। तो गल्ला एक सप्ताह का भी होता है, गल्ला एक महीने का भी होता है ना? तो एक दिन का टर्नओवर, एक सप्ताह का टर्नओवर, एक माह का टर्नओवर, एक वर्ष का टर्नओवर। और जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर तो पूरे वर्ष का टर्नओवर लेकर के चलते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो मैं समझता हूं अब आपको यह पता चल गया होगा कि भाई कि निवेश और टर्नओवर का मतलब क्या होता है। निवेश का मतलब होता है कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपकी टोटल बिक्री या टोटल आपका ग्रॉस आपका इनकम कितनी हुई। ओके, उसे टर्नओवर कहते हैं। आ जाओ, अब हम आगे की चीज को समझते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, परिभाषित कर दीजिए। तो अब इस आधार पर एमएसएमई को परिभाषित करेंगे। तो एमएसएमई को परिभाषित करेंगे तो यहां पर उद्योग बता दो, यहां पर बता दो निवेश की सीमा, और यहां पर लिख दो टर्नओवर। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में है ना? अब जब आप ऐसे करेंगे तो सारी चीज एकदम क्लियर से आपको समझ में आ जाएगी। देखो, उद्योग, उद्योग की बात करते हैं तो शुरू से चलो। एम से क्या हो गया, माइक्रो। माइक्रो का मतलब हो गया सूक्ष्म उद्योग। कौन सा उद्योग हो गया मेरे बच्चों, बताओ? सूक्ष्म उद्योग। दूसरा क्या है, स्मॉल, तो दूसरा हो जाएगा लघु उद्योग। एक बार में समझ लेना, सीधा सीधा प्रश्न आता है यहां से। एम का मतलब क्या होता है, मीडियम, यानी कि मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग। अब क्वेश्चन ये है, निवेश और टर्नओवर, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में जो आपका सूक्ष्म उद्योग है, वो सूक्ष्म उद्योग को हमने परिभाषित किया है निवेश और टर्नओवर क्या। तो सूक्ष्म उद्योग कौन सा होगा, तो सूक्ष्म उद्योग होगा जिस उद्योग के लिए निवेश किया गया है कितना, 1 करोड़। 1 करोड़ का निवेश किया गया है, और फिर उसका टर्नओवर कितना है बताओ, 5 करोड़। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसा उद्योग जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का किया गया है, और उसका सालाना टर्नओवर कितना है बताओ, 5 करोड़ का। अगर ऐसा किसी व्यक्ति ने कोई उद्योग स्थापित किया है, हम कहेंगे उसने सूक्ष्म उद्योग स्थापित किया है। क्लियर है? अब जरा बात कर लेते हैं किसकी, लघु उद्योग की। लघु उद्योग की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां पर बता देंगे कि 1 करोड़ तक तो क्या होगा बताओ, सूक्ष्म उद्योग। तो 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक, कितने तक बताओ,
10 करोड़ तक। यानी कि निवेश करने वाले ने 1 करोड़ से तो अधिक, लेकिन कितने तक बताओ, 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है। और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसने जो उद्योग लगाया है उसका टर्नओवर कितना है मेरे बच्चों, सालाना बताएंगे, 50 करोड़। हम ऐसे उद्योग को क्या कहेंगे मेरे बच्चों बताओ, लघु उद्योग कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ, लघु उद्योग कहेंगे। अगर बात करें किसकी, मध्यम उद्योग की, तो मध्यम उद्योग की बात करेंगे तो 10 करोड़ रुपए हैं, यहां तक तो क्या आएगा, लघु उद्योग। तो 10 करोड़ से अधिक, तो कितने से करोड़ से बताओ, 10 करोड़ से अधिक, कितने तक, 50 करोड़ तक का जब निवेश किया गया है और स्थापित उद्योग है, जिससे सालाना टर्नओवर कितना का हो रहा है बताओ, 250 करोड़ तक का, हम ऐसे उद्योग को क्या कहेंगे, मध्यम उद्योग कहेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। तो एमएसएमई को परिभाषित किया गया है तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। सूक्ष्म की सीमा पूछा जाएगा, कई तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह उद्योग जिसमें निवेश की सीमा 10 करोड़ से 50 करोड़ है और टर्नओवर कितना है, 250 करोड़, वह उद्योग है सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, उपरोक्त में से कोई नहीं। समझ गए ना। आपसे पूछा जाएगा कि 50 करोड़ तक का टर्नओवर वाला उद्योग माना जाता है, यानी कि इधर से नहीं पूछा, अब प्रश्न इधर से कर दिया, तो वो कौन सा हो जाएगा, 50 करोड़ में बताओ, फिर से वही ऑप्शन आ जाएंगे। अब ऐसा ना पूछ करके क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी आती है। सूक्ष्म उद्योग वह उद्योग होता है जिसमें 5 करोड़ का क्या होता है बताओ, टर्नओवर और 1 करोड़ का निवेश। दूसरा, 50 करोड़ का टर्नओवर होता है, निवेश होता है कितना बताओ, 10 करोड़। 250 करोड़ का टर्नओवर होता है और निवेश होता है कितना, 50 करोड़ तक। अब यही एज इट इज दे दिया। अब आपको पता है तो तुरंत बता देंगे, पूछ क्या रहा है, सूक्ष्म, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको यहां से प्रश्न मिल सकता है, इधर से मिल सकता है और इधर से भी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट इट। आगे चलते हैं। अब हमारे पास में ये पता चल गया हमें कि भैया जो आपके उद्योग होते हैं एमएसएमई के बारे में, उद्योग कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, वो समझ लिया। लघु उद्योग के बारे में, ये बृहद उद्योग क्या होता है, इनकी भी 2-2 लाइन लिख लीजिए, पूछा जाता है आपसे, है ना। तो आ जाओ, अब हम चर्चा कर लेते हैं किस पर, बृहद उद्योग। अब जब बृहद उद्योग की बात कर रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए, बृहद का मतलब होता है बड़ा। अब बड़ा कौन सा होगा बताओ, लघु तो अभी आपने पढ़ लिया, लघु उद्योग एमएसएमई। अब बड़ा क्या होगा, इससे भी ज्यादा बड़ा। इसका मतलब ये हो गया हजारों करोड़ की क्या होती है, कंपनी होती है, वो बड़े उद्योग में आती है। बहुत बड़े स्तर पर पूंजी का निवेश होता है। ना केवल पूंजी होती है, तो पूंजी में एक पूंजी पैसा ही नहीं होता, टेक्नोलॉजी भी होती है, तकनीकी भी होती है, मशीनीकरण भी होता है। क्लियर हुआ। आपने देखा है मोबाइल इंडस्ट्री, जो मोबाइल बनते हैं, तो मोबाइल को अगर देखा जाए तो मोबाइल इतना सुंदर सा बनता है, इतना बढ़िया बनता है। अच्छा बताओ, क्या उसे हाथ से बनाया जा सकता है। आप देखेंगे मोबाइल बनाने की कंपनी, कभी कभी आप देखिए फेसबुक मीडिया पर जब देखते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम दिखा देते हैं, कभी कभी उसका वीडियो आ जाता है ना। तो बहुत बड़े एरिया में मशीन लगी हुई है, वो हर पार्ट को अलग अलग पार्ट से जोड़ते हुए चले जाते हैं। पता चला कि वो इतनी सिस्टमेटिक तरीके से होता है कि लास्ट में आकर के पूरा मोबाइल बन जाता है, पैक होकर के बाहर आ जाता है। समझ रहे हो ना। अच्छा देखो, बर्गर वाला देखा है ना आपने, मैंने भी देखा है, आपने देखा हो शायद, है ना। तो उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम होता है, बेस से लेकर के पूरा चलता आएगा, आकर के लास्ट में क्या हो जाएगा बताओ, पैकिंग वाला आ जाएगा। बस 2 व्यक्ति खड़े होंगे, वो उठा उठा कर उसे पैक करते हुए ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा उद्योग वह उद्योग होता है जिसे बड़े स्तर पर पूंजी, तकनीकी एवं मशीनीकरण का उपयोग करके उत्पादन का कार्य किया जाता है। हम उसे बृहद उद्योग कहते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग,
जैसे रिफाइनरी उद्योग। अब आप बताओ, सीमेंट उद्योग या रिफाइनरी उद्योग होता हो, बताओ 100-200 करोड़ से बात बनेगी? अरे भाई 100-200 करोड़ से तो उसकी बिल्डिंग का भी खर्चा नहीं आएगा। उसमें हजारों करोड़ का क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितना चाहिए? हजारों करोड़ का। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बृहद उद्योग, तो बृहद उद्योग को कैसे परिभाषित करेंगे एक बार यहां पर बता दीजिए। देखो, बृहद उद्योग कौन होता है तो बता देंगे, क्या बताएंगे? ऐसा उद्योग जिसमें बड़े स्तर पर पूंजी निवेश, कौमा तकनीकी एवं मशीनीकरण का प्रयोग करके उत्पादन का कार्य किया जाता है। उत्पादन कार्य किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यहां पर आप बता सकते हैं सीमेंट उद्योग, कौमा रिफाइनरी उद्योग। क्लियर हो गया? नोट कर लो इसे, नोट इट। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। एक मैंने चीज बताई थी आपके लिए, आपको शायद याद होगा, वो क्या है? कुटीर उद्योग। अच्छा, ये कुटीर उद्योग क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। अति अल्प मात्रा में, कौन सी मात्रा में बताओ? अति अल्प मात्रा में पूंजी का निवेश, इसमें बहुत ज्यादा पूंजी का निवेश नहीं होता है। अति अल्प मात्रा में पूंजी का निवेश करके बिना तकनीकी मशीनीकरण का प्रयोग किए बिना, साथ ही बिना बाहरी श्रम का सहयोग लिए बिना, अपने घर के सदस्यों के द्वारा ही जो उत्पादन का कार्य किया जाता है, हम उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। इसका उदाहरण कई बार पूछा गया है। कुटीर उद्योग का उदाहरण जैसे पापड़ उद्योग, जैसे मुरब्बा, जैसे अचार। अब बताओ, चाचा ताऊ मामा फूफी के सब लोग मिलकर के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बाहर के श्रम को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। घर के लोगों को ही रोजगार मिलता है, किसी का काम नहीं करते, मस्त बिंदास रहते हैं और सबका अपना अपना काम बटा हुआ होता है। परिवार का एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग करने में बड़े माहिर होते हैं, है ना? लोगों को समझाने में, अपनी चीज की क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वो मार्केटिंग का काम करते हैं। समझ रहे हो ना? दुकानदारी पे बैठ जाते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि चीजों की क्वालिटी को बड़ी अच्छी समझ लेती हैं, हाथ रखते ही पता चल जाएगा कितनी अच्छी क्वालिटी है ना? तो वो महिलाएं क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट के लिए वो वहां पर वो काम करती हैं। कुछ महिलाएं कुछ नहीं करती, बस उनसे जो कह दो वही करती हैं। डैड मिट्टी की तरह रहते हैं, नहीं समझे? घर में होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो उनसे कहते हैं कि चुपचाप रहो, मसाला एकदम सेट करो, बढ़िया तरीके से ये काम करो, बताते जाओ, वो काम करते रहेंगे। तो कहने का मतलब होता है परिवार के लोगों के द्वारा ही एक ऐसा व्यवसाय शुरू किया जाता है जिसमें बाहर से श्रम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बाहर से श्रम नहीं बना सकते। पता चला कि आपने कहीं बाहर से श्रम वाला बुला लिया तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तरीका क्या है, जो सिस्टम ये है कि उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, घर के लोग ही इस काम को कर लेते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने क्या कहा, अति अल्प मात्रा में पूंजी निवेश करके बिना मशीनीकरण तकनीकी का प्रयोग किए बिना और बिना बाहरी श्रम का उपयोग किए बिना घर के सदस्यों के द्वारा ही जो उत्पादन का कार्य किया जाता है, हम उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। तो जितना मैंने समझाया उतना आप नोट कर दो।
चलो, तो कैसे परिभाषा करेंगे, परिभाषा देंगे इसकी, तो बता दीजिए मेरे बच्चों। अति अल्प मात्रा में पूंजी निवेश करके बिना तकनीकी एवं बाहरी श्रम का प्रयोग किए परिवार के सदस्यों के द्वारा ही परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया जाने वाला उत्पादन कार्य, किया जाने वाला उत्पादन कार्य क्या कहलाता है बताओ? कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। अगर आपसे उदाहरण पूछा जाएगा तो इसका उदाहरण बता देंगे। जैसे अचार, मुरब्बा, पापड़ उद्योग इत्यादि। नोट कर लो इसको बढ़िया से। तो ये क्या हो गया आपका? कुटीर उद्योग हो गया। ओके बेटा, अब हम चर्चा करेंगे किसको? नेक्स्ट पढ़िए। एक मैंने बताया था ग्राम उद्योग। कौन सा उद्योग बताओ? ग्राम उद्योग। ग्रामोद्योग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप बताएंगे ग्राम उद्योग को परिभाषित किया जाए तो ग्राम उद्योग की परिभाषा कैसे देंगे आप? ग्राम उद्योग को परिभाषित इस तरीके से किया जाता है कि 10,000 की आबादी वाले क्षेत्र में, ठीक है ना? अब बताओ, 10,000 की आबादी वाला क्षेत्र, इसका मतलब थोड़ा बड़ा एरिया हो गया। उसमें कम पूंजी निवेश करके उत्पादन का जो कार्य किया जाता है हम उसे कहते हैं ग्राम उद्योग। और आपको कुटीर उद्योग भी किस में आते हैं? इसी में आते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना? जब लेवल बड़ा होता है तो उसी आधार पर क्या होता है? वो ग्राम उद्योग में बदल जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ग्राम उद्योग क्या हो गया? 10,000 की आबादी वाले क्षेत्र में कम पूंजी निवेश करके किया जाने वाला उत्पादन कार्य। तो उसकी भी एक लाइन लिख दो, यहां पर बता दो क्या बताएंगे? 10,000 की आबादी वाले क्षेत्र में कम पूंजी निवेश करके कम पूंजी निवेश करके किया जाने वाला उत्पादन कार्य ग्राम उद्योग की श्रेणी में आता है। अब आपने धीरे धीरे करके कहां तक पहुंच गए आप इस जगह तक पहुंच गए कि भाई लघु उद्योग क्या होता है, ठीक है? बृहद उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर उद्योग किसे कहा जाता है? ग्राम उद्योग किसे कहते हैं? लघु उद्योग में आपने एमएसएमई को समझा और उसमें एमएसएमई के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को परिभाषित किया और उनको समझा कि किस किस श्रेणी में कौन कितना अमाउंट आता है, टर्नओवर कितना होता है, इन्वेस्टमेंट की सीमा क्या होती है। अब एक मजेदार बात और बताऊंगा मैं आपके लिए, वो क्या है? ध्यान से समझिए मेरे बच्चों कि भारत सरकार के द्वारा किया गया प्रयास, यानी कि सरकारी प्रयास क्या रहे?
तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको जानता है राज्य के अंदर दोनों ही लेवल पर पढ़ेंगे। केंद्र सरकार के वे उपक्रम जो राज्य में स्थापित किए गए हैं, तो राज्य में स्थापित है तो राज्य के उद्योग विकास के लिए है। और फिर राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकार के द्वारा भी तो किया गया है, तो वो उपक्रम कौन कौन से हैं, दोनों को नोट करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा केंद्र सरकार का। अरे राज्य तो पहले से कह के चलते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है ना, हम इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कैसे करें, वो पहले से हाथ खड़े करके रहते हैं। इसका मतलब जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम सरकारी उपक्रमों में बात करेंगे तो दो स्तर पर करेंगे, एक हो जाएगा केंद्र सरकार के उपक्रम और दूसरा हो जाएगा राज्य सरकार के उपक्रम, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सरकारी उपक्रम। यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है मेरे बच्चों। मैं हर बार ये नहीं कहूंगा, मैं केवल आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा और आप अच्छे से समझने का प्रयास करो, नोट करने का प्रयास करो। और अगर आपने एग्जाम के कुछ क्वेश्चन पेपर देखे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपकी जरूरत है और अच्छी है। देखो, हम बात करते हैं किसकी, सरकारी उपक्रम। सरकारी उपक्रम को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला, वे उपक्रम जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं राज्य के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा राज्य सरकार के उपक्रम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, दोनों स्तर पर हम पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहां कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां तो उपक्रम का नाम लो और उसका एस्टैब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ उस नाम को लिख दो, और जयपुर फिक्स है। ज्यादातर जितने भी कहाँ होते हैं जयपुर में, एक आध इधर उधर भटक के हो जाता है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो यहां पर आपको ज्यादा नहीं करना, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको राज्य के विकास के लिए, राज्य में औद्योगिक विकास के लिए राजस्थान में केंद्र सरकार के जो उपक्रम है बेस का काम करते हैं, तो वो कौन कौन से उपक्रम है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ स्थापना है, किस किस चीज के हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस केंद्र सरकार के उपक्रम। हेडिंग डाल दीजिए। केंद्र सरकार के उपक्रम। केंद्र सरकार के उपक्रमों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप नाम लेंगे, किसका नाम लेंगे, पहला हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड केंद्र सरकार का उपक्रम है, केंद्र सरकार का संगठन है। अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो यहां पर आप बता देंगे, पॉइंट फर्स्ट, ये 1996 में स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया, उदयपुर। कहां पर, उदयपुर में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आप बता देंगे। अगला पॉइंट क्या है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इसका कार्य क्या है, यहां पर क्या काम होता है, तो काम क्या होता है, जिंक शोधन का कार्य किया जाता है। जिंक शोधन का कार्य किया जाता है। मजेदार बात मैं बता देता हूं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एशिया का सबसे बड़ा जिंक शोधन क्या है, कारखाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो पॉइंट यहां पर नोट में रखेंगे। यहां पर एशिया का सबसे बड़ा जिंक शोधन कारखाना, पहला पॉइंट। वर्तमान में से उत्पादन कार्य किसे, वेदांता रिसोर्सेज के द्वारा किया जा रहा है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आप इसे बता देंगे। वर्तमान में वेदांता रिसोर्सेज के द्वारा उत्पादन कार्य किया जा रहा है। इधर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इकाई। इसकी इकाई की बात करें तो यहां पर आप बता देंगे चंदेरिया। ये चंदेरिया कहां है बताओ? चित्तौड़गढ़। पूछा गया है, ध्यान रखना इस चीज को, कि जिंक शोधन कारखाना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की इकाई एक कहां पर है? चंदेरिया। दूसरी उदयपुर में ही है, कहां पर? देवारी। देवारी में। नोट कर लो मेरे बेटा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, कुछ भी अनइंपॉर्टेंट नहीं है। किसी एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट बता करके दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बेइज्जती करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसलिए नोट करो, सारे पॉइंट अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट, अगला, अगर हम नेक्स्ट दूसरे की बात करते हैं तो यहां पर नंबर 2 पर ले आओ, ठीक है ना? HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान HCL, इसके बारे में बता दो। 1967 में स्थापित किया गया, कहां पर बताओ? खेतड़ी। कहां पर पड़ता है खेतड़ी? ये झुंझुनू। नेक्स्ट, अगला पॉइंट यहां पर आप बता देंगे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में काम क्या किया जाता है वो बता दीजिए। तो कार्य तो वही होगा जो लिखा हुआ है। क्या काम होता है? कॉपर उत्पादन एवं शोधन कार्य। शोधन कार्य क्या है? नेक्स्ट, एक पॉइंट इसमें और इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है? इस इकाई को स्थापित किया गया है किसके सहयोग से? तो बता देंगे, इसे यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये पूछा गया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। किसके सहयोग से स्थापित किया गया बताओ? यूएसए। नोट कर लो। तीसरी इकाई के बारे में भी आप यहां पर बता देंगे, ठीक है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसे कहते हैं HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बता दीजिए 1967 में स्थापित किया गया, कहां? अजमेर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर बता देंगे, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का काम क्या है? मशीनी उपकरणों को तैयार करना या मशीनी उपकरणों का उत्पादन। मशीनी उपकरणों का उत्पादन।
मशीनी उपकरणों का उत्पादन कार्य। एक पॉइंट यहां पर और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देंगे। अगला इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, इसे चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो बता देंगे। इसे चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। नोट कर लो अच्छी तरीके से। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट नंबर 4 पर आ जाओ। क्लियर है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड IL इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर बता देंगे 1964 इसे स्थापित किया गया। कहां? कोटा। कहां पर बताओ? कोटा। सेकंड पॉइंट बता देंगे, जो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है, अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो इसका कार्य क्या है? कार्य यहां पर आप बता देंगे। विद्युत उत्पादन करने वाले उपकरणों का उत्पादन कार्य किया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट अगला पॉइंट, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो है ये बता देंगे कि इसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप बता दीजिए, वो क्या है कि वर्तमान में ये इकाई क्या है? बंद है। तो बता दीजिए वर्तमान में उत्पादन कार्य बंद है। पॉइंट सारे नोट कर लो अच्छे से, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, है ना। पढ़ो ऐसे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चीजों को एक बार में ऐसे समझ लो कि बस एक बार समझ लिया तो फिर उसे सजाने का काम रह जाए किसमें? माइंड में। बाकी इसमें जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आगे चलो, हम बात करते हैं अगली। नंबर देख लेना, सीक्वेंस कुछ कम ज्यादा हो तो। राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स, राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इसे बोलते हैं रील। क्या कहते हैं इसे? रील। बताओ भाई इसके बारे में। पहला पॉइंट 1981 में से स्थापित किया गया। कहां? जयपुर। सेकंड पॉइंट, कार्य क्या है इसका? कार्य की चर्चा करेंगे तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का काम था IL का, वही काम इसका है। क्लियर हो गया? तो बता देंगे क्या है इसका काम। विद्युत उत्पादन करने वाले उपकरणों का उत्पादन कार्य।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कार्य हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट बता दीजिए कि राजस्थान इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो है, इसकी कहानी ये है कि रत्न जानते हैं कि नहीं जानते? पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब मैं आपको भारत के उद्योग पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा नवरत्न, मिनी रत्न और एक और होता है महारत्न। बाद में महारत्न की भी बात की गई 2009 से, ठीक है ना? तो महारत्न प्राप्त, महारत्न से सम्मानित कंपनी कौन कौन सी है? और सम्मानित ही नहीं, दर्जा दिया गया है तो उसका कुछ कारण होता है, बेस होता है, वहां डिटेल में समझाएंगे। यहाँ टॉपिक नहीं है, अनावश्यक तरीके से टॉपिक चेंज हो जाएगा जो कतई ठीक नहीं होगा, है ना? तो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न जो दर्जा प्राप्त कंपनियां होती हैं, उनमें से ये जो कंपनी है ना, राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये मिनी रत्न से सम्मानित या मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त क्या है कंपनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे ध्यान में रखना। तो बता देंगे यह मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नोट कर लो अच्छे तरीके से, राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ो, सामर साल्ट लिमिटेड। क्वेश्चन आता ही आता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, है ना? जब इतनी महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में बता दो, केंद्र सरकार का उपक्रम। तो बता दीजिएगा पॉइंट फर्स्ट, इसे 1964 में स्थापित किया गया, कहां पर बताओ? जयपुर। सेकंड पॉइंट बताइए कि जो साबर साल्ट लिमिटेड है, इसका कार्य क्या है? अगर हम इसके कार्यों पर चर्चा करते हैं तो बता देंगे सामर झील से नमक उत्पादन कार्य, ना? साल्ट मतलब नमक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका काम क्या है? सावर झील से नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देंगे, मुझे नहीं पता अभी तक ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है ना? बता देंगे कि जो सामर झील से नमक का उत्पादन होता है, देश में कुल नमक उत्पादन का कितने परसेंट है? 8.7%। तो आप नोट करेंगे, लिखिए सावर झील से देश के कुल नमक उत्पादन का, देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन होता है। क्लियर है बच्चों? नोट करो इसे बढ़िया से। तो सावर साल्ट लिमिटेड। नेक्स्ट अगला, राजस्थान फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। राजस्थान फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अगर हम इस उपक्रम की बात करते हैं तो यहां पर आप बता देंगे 1978 में स्थापित किया गया, कहां? जयपुर। और नाम से फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या हुआ? दवाई, मेडिसिन। तो ये काम क्या करता है? क्या है? दवा उत्पादन कार्य किया जाता। सॉरी, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो यहां तक आपने समझ लिया कार्य। कार्य के बाद यहां पर एक पॉइंट और बता दीजिए। वो पॉइंट क्या है कि वर्तमान में
राजस्थान फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है, इससे उत्पादन कार्य क्या है, बंद है। तो बता दीजिए वर्तमान में उत्पादन कार्य बंद है। एक ऑर्गेनाइजेशन और है, उसके बारे में आप समझिएगा, और वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो आप समझेंगे। उसका नाम है राजस्थान पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी। राजस्थान पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, बता दीजिए इसके बारे में। दो 2018 में से क्या किया गया, स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया वो बता देंगे, पचपदरा। बाड़मेर। नेक्स्ट पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चीजों को समझना। ये हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, दोनों की साझेदारी का है। तो यहां पर बताएंगे HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसमें भागीदारी की बात समझ लेंगे, ये भी ध्यान रखना। HPCL की भागीदारी कितनी है वो यहां पर बता देंगे, 74%। और राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें पूंजीगत निवेश कितने परसेंट का किया जाएगा, 26%। ये परसेंटेज ध्यान रखना, भागीदारी 2:1 का अनुपात चलेगा इसमें, ठीक है, ओके। अब यहां पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आप यहां पर बता देंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझिएगा ध्यान से। राजस्थान पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो है BS6 मानक के गुणवत्तापूर्ण ईंधन उत्पादन करने वाले देश की पहली रिफाइनरी है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो BS6 गुणवत्ता मानक का ईंधन उत्पादन करने वाली देश की प्रथम रिफाइनरी है। देश की प्रथम रिफाइनरी। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है? ओके, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। आगे हम जो चर्चा करेंगे वो हमारी अगली क्लास होगी, आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित किए गए उपक्रम कौन कौन से उन पर चर्चा करेंगे, फिर औद्योगिक नीति है, निवेश नीति, हम डिटेल में आगे पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आपकी इन 2 क्लासों में आप यहां तक आगे आने वाली जितनी भी क्लास होंगी और मेरे क्लास को सुनने वाला स्टूडेंट हर क्लास के बाद अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक लेंगे। आगे की क्लास में इससे आगे की चीज़ों को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।